अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विरक्षा में खुशामदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ बटरकप बाय माहिरा ज़ैनब खान का 11वां एपिसोड लेकर। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं एपिसोड की जानिब। अब आखिरकार हुए तेरे रज़ा के पाबंद, हम के हर बात पर इसरार किया करते थे। वो अभी अपने लिए सैंडविच और कॉफ़ी बनाकर ऊपर कमरे में आई थी, तभी उसकी निगाह ड्रेसिंग टेबल पर पड़े फ़ोन पर गई। वो वाइब्रेट हो रहा था। प्लेट टेबल पर रखते हुए उसने फ़ोन उठा लिया। स्क्रीन पर नज़र आते नाम को देखकर उसका दिल ज़ोरों से धड़का था। वो जब से कॉलेज से आई थी तब से उदास थी, क्योंकि ज़रीर सिर्फ 2 घंटे के लिए कॉलेज आया था, सिर्फ इतना बताने के लिए कि उसने अपना ट्रांसफ़र जोंगशान कॉलेज में करवा लिया है। आज ही उसका बर्थडे था। उसके फ्रेंड्स एक छोटा सा केक भी लेकर आए थे। जितना वक्त वो क्लास में रहा था अपने दोस्तों के दरमियान ही गिरा रहा था। कभी किसी स्टूडेंट से मिल रहा था, कभी किसी टीचर से। वो दिल महसूस कर अपनी जगह बैठी उसे देखती रह गई थी। ज़रीर के लिए खरीदा गया तोहफा उसके बैग में ही पड़ा रह गया था। आज तो जीना भी कॉलेज नहीं आई थी। वो कल शाम ही अपने पेरेंट्स के साथ अपने दादा दादी के गाँव चली गई थी। अगर वो साथ होती तो किसी न किसी तरह हसीन को हौसला अफजाई करके ज़रीर को तोहफा दिलवा ही देती, लेकिन वो अकेली बैठी इतनी बुज़दिल हो रही थी कि वो ठीक से उसे विश भी नहीं कर सकी थी। लेकिन अभी उसका फ़ोन देखकर उसका दिल बुलवा उछलने लगा था। उसने फ़ौरन से बेशतर कॉल यस करके फ़ोन कान से लगाया था। हेलो, कैसी हो हसीन? उसकी आवाज़ सुनकर उसकी धड़कनों में अरताश बढ़ने लगा था। मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, रात को मेरी तरफ से बर्थडे पार्टी है। सब क्लास फेलोज़ मेरे घर आ रहे हैं। तुम भी आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। उसका अंदाज कुछ उजलत भरा था, जैसे वो काफ़ी देर से सबको कॉल करके उन्हें इनवाइट कर रहा हो। आज रात को? उसने हैरानगी से पूछा। पार्टी आज थी तो उसने कॉलेज में तो कोई जिक्र नहीं किया था। हाँ आज रात को, लेकिन तुमने क्लास में तो जिक्र नहीं किया। उसने अपने जहन में उमड़ते सवाल को ज़बान दी थी। मेरा इस दफ़ा कोई इरादा ही नहीं था पार्टी देने का, लेकिन मॉम और डैड ने कहा कि तुम्हें सब फ्रेंड्स को इन्वाइट करना चाहिए, तो मैं अभी सबको फ़ोन कर रहा हूँ। तुम आ रही हो ना? ज़रीर बिन कादिर खुद उसे फ़ोन करके बुला रहा था। वो कैसे जाने से इनकार कर सकती थी। वो फ़ौरन हामी भर गई थी, लेकिन इतने शॉर्ट नोट्स पर इनवाइट मिलने पर उसके हाथ पैर फूल रहे थे। लंच भूलकर वो वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। सारे हैंगर्स निकालकर उसने ज़मीन पर फेंक दिए थे। एक काले रंग का टखनों तक आता हुआ मैक्सीनुमा स्कर्ट उसे समझ आया था। वो उसे लिया कदावा शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो स्कर्ट स्लीवलेस था। एक गोल्डन रंग का स्ट्रिप बस कंधों पर मौजूद था। उसे ब्लैक कलर पसंद है। एक सोच जहन में आते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी थी। उसके पास रेडी होने के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे थे। उसने फ़ोन दोबारा उठाकर सालिस का नंबर डायल किया था, जो सुबह अपने यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ ही हाइकिंग पर गया था। उसने 2-3 बार उसका नंबर डायल किया था, लेकिन ऑफ आउट रेंज आ रहा था। सालिस उसे जाते हुए क्या कर गया था कि वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम होगा। उसकी वापसी भी शाम तक ही मुतवक्का थी। वो उसके आने का इंतज़ार करती तो पार्टी के लिए काफ़ी लेट हो जाती। उसने फिर जांगशीन का नंबर मिलाया था, जिन्होंने काफ़ी देर बाद उसका फ़ोन उठाया था। बोलो हसीन, हमेशा की तरह उनकी मसरूफ़ सी आवाज़ सुनाई दी थी। एक क्लास फेलो के घर पर पार्टी है डैड, मुझे वहाँ जाना है। चली जाऊँ? चली जाओ, मैंने कभी मना किया है तुम्हें? सालिस भाई का फ़ोन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा आपको इतला कर दूँ। वो घर आएंगे तो मैं उन्हें नहीं मिलूँगी, आप उन्हें बता दीजिएगा। ठीक है, मेरा उससे कांटेक्ट हुआ तो मैं बता दूंगा। वो जांगशीन से बात कर रही थी और दूसरी तरफ से ज़रीर कादिर के घर में दिखाया जाए तो उसके बेडरूम में सुन में बैठा हुआ था। उसके हाथ में ज़रीर का फ़ोन था। उसके चेहरे पर सपाट से तासुरात थे। उसका अंगूठा स्क्रीन पर हरकत कर रहा था। हसीन से बात करने के बाद कॉल काट कर अब वो हिस्ट्री में जाकर उसका कॉल रिकॉर्ड मिटा रहा था। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और वो तौलिए से बाल रगड़ते हुए बाहर आया था। मिस्र से तुम्हारी वापसी कब तक है? सुनबे ने नामहसूस अंदाज में उसका फ़ोन ड्रेसिंग पर रखा था। 3 दिन बाद। मॉम डैड तो सुबह ही निकल गए थे। मैंने ही कहा था कि मैं फ्रेंड से मिलने के बाद ही शाम को फ्लाइट से ही आ जाऊंगा। वापसी आने के बाद कॉलेज नहीं आओगे मिलने? स्टडीज़ और फिर शूटिंग से फुर्सत मिली तो आता जाता रहूँगा। सुपरस्टार बनने के बाद अपने दोस्तों को भूल तो नहीं जाओगे ना ज़रीर? सुनबे ने उस तरह से पूछा था कि वो हंस पड़ा था। कादिर हुसैनी के दोस्त की एक एजेंसी थी जहाँ से उसे ड्रामा और कमर्शियल वगैरह की ऑफ़र हुई थी। वो उसी के मुताबिक उसे छेड़ रहा था। दोस्तों को कौन भूलता है, और जब दोस्त तुम लोगों जैसे हो तो वो तो भुलाने से भी नहीं भूलते। ये तो है। वैसे घर की चाबियाँ किसे देकर जा रहे हो? उसने अंदाज को सरसरी से बनाते हुए पूछा था। साथ ले जा रहा हूँ, कोई तो होगा नहीं यहाँ।
अगर तुम मुनासिब समझो तो अपने घर की चाबी मुझे दे जाओ। मेरे घर पर मॉम की कजन्स की फैमिली कुछ दिन के लिए स्टे करने आई हैं। हर वक्त घर में बच्चों का इतना शोर शराबा और आवाज़ें गूंजती रहती हैं, मैं ठीक से पढ़ ही नहीं पाता। मैं ही रुक कर अपने असाइनमेंट वगैरह बना लूँगा। तुम जब वापस आओगे तो फिर मुझसे चाबियाँ ले लेना। वो रूम फ्रिज से ऑरेंज जूस निकाल कर ले आया था। तौलिया उसके कंधों पर पड़ा हुआ था। शर्ट, नदारत, गीले बाल, खूबसूरत चमकता हुआ चेहरा जिस पर अब हल्की सी बियर्ड आने लगी थी। उसने बिना कुछ कहे जूस का गिलास लबों से लगाते हुए बेड के साइड टेबल के ड्रॉ से चाबियों का गुच्छा निकालकर उसकी जानिब उछाला था। फिर अलमारी के अंदर टंगी हुई सफ़ेद शर्ट निकाल कर पहनने लगा था। सुनबे उसे सुलगती हुई निगाहों से देख रहा था। उसके दिल में हसद की चिंगारी सी जल रही थी। जिस कॉलेज में सुनबे अपनी शानदार सी पर्सनैलिटी की वजह से मशहूर था, उस कॉलेज में अब ज़रीर कादिर की वजाहत के डंके बजते थे। वो पहले से दूसरे नंबर पर आ गया था। वो पढ़ने में अच्छा था, ज़हीन था। पहली पोजीशन हमेशा वो अपने नाम लिया करता था। लेकिन ज़रीर के आने के बाद वो जगह भी उससे छीन ली गई थी। वो पढ़ाई में भी उससे तेज़ निकला था। क्लास प्रेसिडेंट का ओहदा भी उससे वापस लेकर ज़रीर को दे दिया गया था। वो उन सब बातों को नज़रअंदाज कर सकता था और करता भी आया था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो रुक गया था। अब वो ज़रीर को खुद से आगे बढ़ना और नुमाया होते हुए नहीं देख सकता था। उसने हमेशा खुद को समझाया था, हमेशा अपने दिल में पनपते हसद के बीज को उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो बीज उस वक्त तनावर दरख्त बन गया था जब हसीन ने उसे धुतकारा था, उसकी इंसल्ट की थी। वो बारहा देख चुका था कि ज़ांग हसीन किस तरह ज़रीर बिन कादिर को देखा करती थी। इर्द गिर्द से बेनियाज होकर पल के झपकाए बिना वो ये भी फरामोश कर देती थी कि उसके अलावा कितने स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं। उसे कोई दिखाई ही नहीं देता था। सुनबे उसे पसंद करता था, लेकिन उसकी रूड नेचर की वजह से कभी उससे दोस्ती नहीं कर पाया था। उसने कई दफ़ा उससे बात करने की और करीब जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा ही सख्ती से पेश आकर उसे वापस लौटने पर मजबूर कर देती थी। वो जीना के अलावा सबके साथ ऐसी ही बात करती थी। न ही जीना के अलावा उसने किसी को दोस्त बनाया था, किसी और लड़की को भी नहीं। वो सबके साथ ही लिया दिया रवैया रखती थी, लेकिन ज़रीर के सामने उसके नर्म रवैये को किसने नोटिस नहीं किया था। दूसरे क्लास फेलोज ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि तकरीबन सारा कॉलेज ही उसकी शख्सियत से मरूब था। ऐसे में अगर ज़ांग हसीन भी ज़रीर बिन कादिर पर मरने लगी थी तो ये कोई बड़ी नहीं थी, वाकई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सुनबे के लिए ये बात इंतहाई नागवार थी। उसने हमेशा हर जगह पर ज़रीर को काबिज होते हुए देखा था, लेकिन हसीन के दिल में भी उसे देखना उसका रोम रोम सुलगा गया था। वो नहीं चाहता था हसीन उसे पसंद करे, वो चाहता था हसीन सिर्फ उसी से मोहब्बत करे, और अपनी उसी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसने हसीन को धोखे से आज ज़रीर के घर पर बुलाया था। लेकिन आगे क्या होने वाला था न हसीन जानती थी और न ही सुनबे। सिर्फ 15 मिनट की वॉक पर ज़रीर का घर था। सियाह स्कर्ट के साथ ही सियाह ऊंची हील्स पहने वो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। खुले हुए स्ट्रेट बाल कमर पर बिखरे हुए थे। आम दिनों से हटकर आज उसने काफ़ी खूबसूरती से मेकअप कर रखा था, वरना ज़्यादातर सिर्फ ब्लश ऑन और लिप ग्लॉस ही लगाया करती थी। दरवाज़ा पहले से खुला हुआ देखकर वो हैरान हुई थी। बाहर कोई गाड़ी नहीं थी, ना ही अंदर से किसी किस्म के शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। बैरूनी लाइट्स भी नहीं जल रही थी। घर जैसे सन्नाटे में डूबा हुआ था। क्या वो वक्त से पहले आ गई थी? उसे सोच में डूबी हुई आहिस्ता से चलते हुए अंदर दाखिल हुई थी। उसका घर काफ़ी बड़ा था। वो पुरतेज से लॉन्च में खड़ी हुई थी, न समझी से अतराफ में नजरें दौड़ा रही थी। हर तरफ खामोशी थी, कोई ज़ीनफ्स नहीं दिखाई दे रहा था। पीछे खड़े सुनबे ने आहिस्तगी से दरवाज़ों को लॉक किया था। आ गई तुम? उसकी आवाज़ पर वो बेसाख्ता डरते हुए चौंक कर मुड़ी थी। दरवाजे से टेक लगाए सीने पर बाजू बांधे खड़े सुनबे को देखकर उसने अपनी नागवारी को दबाया। बाकी सब कहाँ हैं? सपाट से अंदाज में पूछा। तुम और मैं वक्त से पहले आ गए हैं, बाकी सब पहुँच रहे हैं। हसीन के बरक्स उसका चेहरा काफ़ी पुरसकून था। ज़रीर वो कहाँ है? ज़रीर? हाँ, वो ऊपर है, तैयार हो रहा है। उसने एक लम्हे रुककर फौरन से कहा था। उसके मॉम डैड? वो भी ऊपर ही हैं। सवाल जवाब का सिलसिला थम गया था। हसीन पूरे लॉन्च को देख रही थी, जहाँ कोई सजावट नहीं थी। वो दानिस्ता तौर पर उसे देखने से गुरेज कर रही थी। बर्थडे सेलिब्रेशन का इंतज़ाम टेरेस पर किया गया है। वो उनकी नज़रों का मफहूम भाप गया था। जब ही बोल पड़ा, मैं ऊपर ही जा रही हूँ। फिर वो सीढ़ियों की जानी बढ़ रही थी। सुनबे के साथ नीचे तन्हा रहना कभी गवारा नहीं करना चाहती थी। वो लूज करैक्टर भी नहीं था, बाकी लड़कों की तरह हर दूसरी लड़की को डेट करने वाला भी नहीं था, लेकिन हसीन को उसकी नज़रों से कुफ़त होती थी। वो उसके देखने से चिढ़ जाती थी। उसे सुनबे का खुद को देखना बुरा लगता था।
दिखाओ तो ज़रा तुम क्या लेकर आई हो। सुनबे ने फ़ौरन से हरकत में आते हुए उसके हाथ से पेपर बैग ले लिया था। उसका मकसद सिर्फ उसे ऊपर जाने से रोकना था। अगर वह ऊपर चली जाती तो खाली घर देखकर समझ जाती थी कि उसे धोखे से वहाँ बुलाया गया है। वो इतनी जल्दी उसे बताना नहीं चाहता था। अगर अभी बता देता तो उसने गुस्से में आकर चंद बातें उसे सुनाकर वहाँ से चले जाना था। और वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हसीन के साथ गुजार सके, उसे देख सके, उससे बातें कर सके। उसकी इतनी बेबाकी पर वो उसे कुछ सख्त सुनाने का इरादा कर रही थी, लेकिन जब भी उसके फ़ोन पर रिंग टोन बजी थी, उसके बैग की गोल्डन चेन कंधे से लटकी हुई थी। उसने बैग से अपना फ़ोन निकाला तो स्क्रीन पर एक पैगाम आया था। लॉकेट अच्छी चॉइस है। बॉक्स में से लॉकेट निकाल कर हथेली पर रखे वो उसे देखते हुए कुछ सताई से बोल रहा था, लेकिन हसीन की तवज्जो स्क्रीन पर थी जहाँ चैट ग्रुप में ज़रीर का मैसेज चमक रहा था। मैं मिस्र पहुँच गया हूँ गाइस, तुम सबको मिस कर रहा हूँ। हसीन ने साकित नज़रों से उसका पैगाम देखा था, फिर नज़रें उठाकर सुनबे को देखा था जो अभी तक उस जे वाले लॉकेट को देख रहा था। ज़रीर कहाँ है? हसीन के सपाट और सर्द सी आवाज़ पर उसने नज़रें उठाकर हसीन का चेहरा देखा था, जहाँ सबके पास उसका चेहरा तना हुआ महसूस हो रहा था। मैंने कहा ना वो ऊपर है, तैयार हो रहा है, उसने मुस्कुराते हुए उसे कहा था। तभी हसीन ने फ़ौरन स्क्रीन उसके सामने की थी। वो मिस्र में हैं, साथ ही चबाते हुए कहा था। ये सब क्या है सुनबे? ये तुम्हारी हरकत थी, तुमने झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाया। उसके रोम रोम में जैसे लावा उबलने लगा था। सामने खड़े हुए शख्स पर उसे इंतहा का गुस्सा आ रहा था, जिसने उसकी खुशी को पल में बर्बाद करके रख दिया था। हसीन मेरी बात सुनो। वो एकदम ही बौखलाहट का शिकार नजर आने लगा था। उसे नहीं पता था कि उसका भांडा इतनी जल्दी फूट जाएगा। हसीन उसे इतनी जल्दी पकड़ लेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये घटिया मजाक करने की? हसीन ने आगे आते हुए उसके हाथ से अपना लॉकेट छीना था। वो जबड़े भींचकर उसे देख रहा था। मैं अगर बुलाता तो तुम नहीं आती, इसलिए तुम्हें ज़रीर बनकर मुझे बुलाना पड़ा। उसकी बात काटकर वो तेज़ लहजे में फनका दी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ हसीन। सुन बे, अपनी बकवास बंद करो। मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें सिर्फ वो गाली ही नज़र आता है, तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती। वो दंग नज़रों से उसे देख रही थी। उसने आज तक सुनबे का यह रूप नहीं देखा था। उसने कभी भी उसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। वो तो हमेशा कान रहता था, हमेशा दोस्तों के साथ मिलकर हंसी मजाक करना और शुगर लगाना, यही तो वो देखा करती थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर जो सुर्खी छाई हुई थी, जो शक्ति थी और शरीर का जिक्र वो किन लफ्ज़ों में कर रहा था। हसीन का दिल एक लम्हे के लिए कांपा था। उसने सुनबे का ये इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा था। एक नज़र भी तुम मुझे नहीं देखती, और ज़रीर बिन कादिर, उस पर से तुम्हारी नज़रें हटती ही नहीं है हसीन। वो सख्त लहजे में सुलगते से अंदाज के साथ उस पर आंखें गाड़े बोलता हुआ उसके नज़दीक आ रहा था। बात सुनो सुनबे। हसीन ने खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए हाथ उठाकर उसे कुछ कहना चाहा था, लेकिन वो जिस तरह उसके नज़दीक आ रहा था, वो खौफ का शिकार होते हुए बेसाख्ता ही अपने कदम पीछे हटा रही थी। नहीं देख सकता हसीन, तुम्हारी आंखों में उसका चेहरा मैं नहीं देख सकता। वो दीवार के साथ लगी कांपती पलकों के साथ उसे सांस रोके देख रही थी, जो दीवार पर एक हाथ रखे उस पर झुका हुआ खड़ा यूं देख रहा था जैसे अपनी बरसों पुरानी प्यास को सैराब कर रहा हो। डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि परेशान हूँ मैं, बहुत बहुत ज़्यादा। क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? अच्छा भला था मैं, खुश था, मुतमईन था अपनी ज़िंदगी से, लेकिन जिस दिन से तुम्हारी मोहब्बत की चिंगारी मेरे दिल में जली है, उसने मुझे जलाकर राख कर दिया है। सिर्फ दिल में नहीं, मुझे अपने रोम रोम में इस तकलीफ़ का एहसास होता है जो तुम्हारी बेरुखी की वजह से मुझे मिलती है। उसका गंभीर सा लहजा जैसे आँख के लपटों में झुलस रहा था। उसकी अंदरूनी तकलीफ़ उसके घायल अंदाज से बखूबी महसूस की जा सकती थी। मुझसे नज़रें मत फेरा करो। जब जब तुम मुझे इग्नोर करती हो, तब तब मेरा दिल मुझे इस दुनिया को आग लगा देने पर मजबूर कर देता है। दूर हटो मुझसे, नज़र झुकाए सख्ती से कहते हुए वो किस सब्र के मराहिल से गुजर रही थी वही जानती थी। हसीन, मुझे खुद से दूर ना करो। ज़रीर तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उसके जैसा खुदगर्ज अनापरस्त इंसान कभी किसी की मोहब्बत में मुब्तला नहीं होगा। उसे सिर्फ खुद से मोहब्बत है। तुम उसे अपने दिल से निकाल दो, उसकी मोहब्बत तुम्हें सिर्फ तकलीफ देगी। सुनबे की रफ्तार से चलती हुई ज़बान एकदम रुकी थी। वो सीधे रुखसार पर हाथ रखे बेयकीनी से हसीन को देख रहा था, जिसने उस पर हाथ उठाया था। हसीन, उसने कुछ कहना चाहा था। चुप हो जाओ, उसे पीछे धकेलते हुए वो तेज आवाज़ में उंगली उठाकर बोली थी। उसकी आंखों का रंग गजबनाक हो रहा था। मेरे भाई को जानते हो ना तुम? आइंदा मुझसे बात करने की भी कोशिश की ना तो तुम देखना सालिस भाई तुम्हारा क्या हशर करेंगे।
क्या कर लेंगे वो मेरा? सुनबे के अंदर की सारी नर्म रुखसत हो चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ सड़पन घुला हुआ था। उस वक्त की दुनिया सालिस कादिर को एक नर्म दिल इंसान की वजह से जानती थी। वो लड़का जिसकी आंखों का मकनातीसी नीला रंग हर किसी को अपनी जानिब खींचता था, जिसने नफ्सियात की फील्ड को चुना था। उसकी डिग्री का आखिरी साल चल रहा था। वो मुखलिस था, हर किसी की मदद करने को हम वक्त तैयार रहता था, जो अपनी खुश मिजाजी की वजह से मशहूर था, जिसके पास हर तरह की मालूमात मौजूद थी। उससे चाहे गहरे समुंदर का राज पूछा जाता या कायनात के कहकशाओं का, वो एक लम्हे भी सोचने और याद करने में सर्फ नहीं करता था और फौरन उसका जवाब दिया करता था। वो मामूली सा किताबी दुनिया में रहने वाला लड़का आखिर सुनबे का क्या बिगाड़ सकता था, जिसका पूरा खानदान ही ब्यूरोक्रेट था। वो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं ये तुम्हें वक्त बताएगा, जहर खुन से लहजे में कहते हुए वो एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। उसी वक्त सुनबे उसका बाजू दबोच कर अपनी जानिब खींच चुका था। आज नहीं हसीन, आज तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसका अंदाज और उसकी मुस्कुराहट बर्फ की तरह सर्द थी। सुनबे, छोड़ो मुझे। वो उसके गिरफ्त से निकलने के लिए किसी बेचैन सी तितली की तरह बड़बड़ा रही थी। छोड़ दूंगा, जाने भी दूंगा, बस जाने से पहले वादा करके जाओ कि शरीर कादिर को भूल जाओगी, उससे मोहब्बत नहीं करोगी। उसके कलाई दबोचे उसकी आंखों में देखता हुआ वो जैसे अपनी शराइत उसके सामने रख रहा था। मुझे फ़ख्र है अपनी मोहब्बत पर। मुझे खुशी है कि मोहब्बत ने मुझे बदनाम नहीं किया। मेरे दिल में उस शख्स की तलब डाली जो वाकई चाहे जाने के काबिल है। तुम्हारे जैसे लोगों से मोहब्बत नहीं की जाती, बस पनाह मांगी जाती है। तुम शैतान से भी बदतर हो सुनबे। हसीन। उसके अंदर एकदम ही इश्तियाल की तेज़ लहर दौड़ी थी। उसने हसीन की कलाई पर अपनी गिरफ्त इतनी सख्त की थी कि उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार दिखाई देने लगे थे। इससे पहले कि वो कुछ कहता, हसीन ने जोर से उसके हाथ पर काटा था, अपने दांतों को जैसे उस पर गाड़ दिया था। तकलीफ की शिद्दत से बिलबिलाते हुए उसने फ़ौरन से उसको आज़ाद किया था। वो बिना उसे देखे दरवाजे की जानिब भागी थी। सुनबे ने अपनी कलाई को देखा, जहाँ काटने का निशान इतना गहरा था कि वहाँ से अब खून रसने लगा था। रुको हसीन। वो जैसे हलक के बल चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागा था। हसीन, मेरी बात सुनो। वो उसके पीछे आ रहा था। हसीन ने भागना शुरू कर दिया था। हील्स पहने होने की वजह से तभी उसे बुरी तरह से ठोकर लगी थी। वो मुंह के बल पथरीली ज़मीन पर गिरी थी। फ़ोन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। पेशानी और नाक पर रोड की रगड़ लगी थी। वो तकलीफ की उठती हुई लहरों को बर्दाश्त करते हुए फिर से उठी थी। उसके पैरों में भी बुरी तरह से रगड़ लगी थी। चलने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी भागते हुए वो मेन रोड पर आ गई थी। सुनबे अभी भी उसे आवाज़ें देता हुआ उसके पीछे आ रहा था। यूनिवर्सिटी के सामने बस आकर रुकी तो एक एक करके सारे स्टूडेंट्स बाहर उतरने लगे थे। मुस्तकबिल के माहिर नफ्सियात उस वक्त थकन से निढाल थे। ट्रेकिंग सूट पहने, कंधे पर बैग टांगे वो सब बस बाहर निकल कर खड़े हुए थे। कुछ घर के लिए निकल गए थे, बाकी ग्रुप बनाकर बातों में मसरूफ़ थे। वो उन सब से अलग खड़ा हुआ था। पेशानी पर बिखरे हुए बाल, कुछ थकान ज़्यादा चेहरा, उसका सर फ़ोन की स्क्रीन पर झुका हुआ था, जो बैटरी लो होने की बात बिल्कुल ही बंद होने लगा था। वो बार बार हसीन का नंबर डायल कर रहा था। मुसलसल बेल जा रही थी, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। उसने फिर जांगशीन का नंबर डायल किया था। खिलाफ तवक्का उनका नंबर लग गया था। डैड, क्या आप घर पर हैं? उसने छोड़ते ही पूछा था। नहीं, मैं तो अपने ऑफिस में हूँ। ऑफिस में? सालिस ने उसकी बात दोहराई थी। फिर जैसे उसे याद आया कि जांगशीन कभी इतनी जल्दी घर नहीं आया करते थे। ऑल राइट, मैं हसीन को फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। मैंने सोचा उससे पूछ लूँ कि डिनर में क्या खाएगी, मैं उसके लिए लेते आऊँगा। हसीन से मेरी बात शाम में हुई थी। उसने कहा था कि किसी क्लास फेलो के बर्थडे पार्टी में जाना है, तो वो घर पर नहीं होगी इस वक्त। किस क्लास फेलो की? आज से पहले तो वो कभी किसी के घर इसकी बर्थडे पार्टी पर नहीं गई थी। वो हैरानगी से बोल रहा था। हसीन के मुतालिक इस तरह की बात सुनना उसके लिए अचंभे का बास था। वो तो कभी अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पर भी नहीं जाती थी। फिर अब उसकी कॉलेज में इसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि वो उसके बर्थडे पार्टी में जा रही थी। वो अपना व्हाट्सएप खोले हसीन की चैट देख रहा था। लास्ट सीन 20 मिनट पहले का आ रहा था। उसे बुरा लगा था कि उसने कहीं जाने से पहले सालिस को इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा था। वो अभी उसके पुराने मैसेजेस देख रहा था कि चार्जिंग ख़त्म होने की वजह से उसका फ़ोन बंद हो गया था। उसने एक तवील सांस खारिज करके सर उठाकर आसमान को देखा था। रात का सिया अंधेरा फैल रहा था। 2 दिन से मौसम जितना गर्म और झुलसाने वाला था, आज का दिन थोड़ा खुशगवार था। हल्की सी ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो गई थी। आ जाओ सालिस, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। एक क्लास फेलो ने उसके थके हुए चेहरे को देखते हुए ऑफर की तो वो नफी में सर हिला गया था।
पास ही तो है घर, मैं वॉक करके चला जाऊंगा। इतना वक्त हाइकिंग करने के बाद भी तुम्हारे अंदर चलने की हिम्मत है? मुझे आदत है, वो मुस्कुराते हुए बोला। एक हाथ पैंट की जेब में डाले वो अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा था। कलाई में बंधी हुई सिल्वर कलर की चेन वाली घड़ी पर निगाह डाली। 7:30 बजने वाले थे और हसीन इस वक्त घर नहीं थी। उसके कदमों में रवानी थी। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचकर उसे देखना चाहता था। उसके लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट झिलमिला रही थी। कल से उसके जहन में सिर्फ हसीन की बातें गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार गुज़िश्ता दिन के मनाजिर घूम रहे थे। कल का दिन सालिस कादिर की ज़िंदगी का सबसे अनमोल, सबसे ख़ास दिन था। अतराफ में निगाहें दौड़ाते हुए वो मेन रोड पर आ गया था। फुटपाथ पर खड़े हुए वो सिग्नल को देख रहा था जिसकी सुर्ख बत्ती चल रही थी। उस रोड पर गाड़ियों की इतनी आमदोरफ्त नहीं थी। तभी उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी थी। स्या मैक्सी पहने नंगे पैरों वो लड़की भाग रही थी। सालिस ने हैरानगी से उसकी पुश्त को देखा था। खौफजदगी के आलम में उसने जो ही पीछे मुड़कर अपने ताक़ुब में आने वाले शख्स को देखा, तब उसका चेहरा सालिस की नज़रों के सामने आया था। पहले उसके दिल की धड़कनें थमी थी और फिर सांस। रगों में खुश्क होते हुए खून के साथ चंद लम्हे उसे ये यकीन करने में लगे थे कि वो लड़की कोई और नहीं, उसकी हसीन थी। हसीन? बेसाख्ता उसके लबों से वो नाम घबराते हुए दिल की पुकार बनकर निकला था। उसका दिल खदशे में घिरा हुआ था। यकीन और बेयकीनी की कैफियत में डोल रहा था। क्या वो वाकई हसीन थी? अगर वो हसीन नहीं थी तो उसने सालिस की आवाज़ पर मुड़कर क्यों देखा था? और अगर वो हसीन ही थी तो वो रात के इस पहर इस हालत में वहाँ क्या कर रही थी? सालिस की बुलंद आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंकी थी। उसने झटके से मुड़कर सालिस को देखा था। उसके चेहरे, हाथों और जगह जगह खराशें थी। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू भरे थे, चेहरे पर खौफ और वहशत सी थी। सालिस भाई! उसने भीगी हुई आंखों से सालिस को देखते हुए सरसराते हुए लबों के साथ उसका नाम लिया था। वो जहाँ खड़ी थी वहीं उसके कदम जम गए थे। सिग्नल अभी भी ग्रीन था। गाड़ियाँ हसीन के दाएं बाएं से गुजर रही थी। एक ही पल में खौफ, दहशत, अंधेरे, डर, घबराहट, सब कुछ उसकी वहशतज़दा आंखों से तेजी से आंसू बनकर बहने लगा था। वो तन्हा नहीं थी, वो आ गया था उसके लिए। नंगे पैरों की तकलीफ, जख्मों की जलन, दिल के खौफ व हरास की वो सब भूल गई थी। हर तकलीफ दे एहसास ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। उसकी आंखें नम थी, चेहरा कर्ब ज़दा था और लबों पर एक भीगा सा तबस्सुम उभरा हुआ था। किसी अपने की मौजूदगी का एहसास उसके सारे वहमों को झटक गया था। वो उसका सहारा था, उसका मान था, उसका भाई था। वो उसे किसी परेशानी में तन्हा कैसे छोड़ सकता था? हसीन के दिल में उतरा सुकून सिर्फ लम्हे भर का था। कुछ दूर से तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी उसके वजूद पर पड़ती उसे नुमाया कर गई थी। तेज रोशनी से उसकी आंखें चुंधी आई थी तो उसने बेसाख्ता ही हाथ की पुश्त आंखों पर रखी थी। तब वो नहीं जानती थी कि आंखें बंद करने से पहले उसने शायद आखिरी दफ़ा सालिस को देखा था। आखिरी दफ़ा सुकून की सांस ली थी, आखिरी दफ़ा मुस्कुराई थी और आखिरी दफ़ा खुद को पुरसकून महसूस किया था। ट्रक ड्राइवर की निगाह जब रोड के दरमियान खड़ी उस छोटी सी लड़की पर पड़ी थी, उसने घबराहट का शिकार होते हुए बेसाख्ता ब्रेक पर पाँव रखा था। लेकिन रफ्तार की वो संगीनी जो लम्हे के फैसलों को रोन कर गुजर जाए अपना काम दिखा चुकी थी। एक जोरदार चीख, बुरी तरह टायर घसीटने की भयानक आवाज़ें। वहाँ वक्त थम गया था, सांसें रुक गई थी, दिल धड़कना भूल गए थे। सालिस की नीली आंखों में सब कुछ धुंधला पड़ गया था। सिर्फ एक लम्हे पहले की बात थी जब वो हसीन को देख रहा था। उसकी नम आंखें, लरसता चेहरा, वो भीगी मुस्कुराहट और अगले ही लम्हे वो मंजर बदल कर खून, खामोशी और फिर शोर में बदल गया था। हसीन! उसकी चीख ने जैसे आसमान पर शगाब डाल दिए थे। वो दौड़ा, लड़खड़ाया, फिर गिर पड़ा। उसे याद नहीं था कि उसका बैग कहाँ गिरा, फ़ोन कहाँ गया। वो जब उस तक पहुंचा तो वो सड़क के दरमियान बेजान सी पड़ी थी। हसीन! सालिस ने उसे सीधा किया। उसके चेहरे से उसके बाल हटाए थे। उसकी पेशानी, उसके रुखसार, उसकी गर्दन, हर जगह खून में रंगी हुई थी। वो कपकपाते हाथों से उसे छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हाथ नहीं लगा पा रहा था। उसमें बुरी तरह लर्जिश उतरी हुई थी। सालिस! हसीन के कपकपाते लबों से सिर्फ इतना ही निकला था। उसकी सांसों ने उसे सालिस के साथ भाई लगाने की मोहलत नहीं दी थी। उसे भीगी मुस्कुराहट के साथ उसकी धुंधली आंखों से दो आंसू फिसलते देखे, एक शुक्र का और दूसरा जुदाई का। सालिस की जान! सालिस ने कांपती हथेली से उसके रुखसार पर हाथ रखा था। उसका दिल फट पड़ने के लिए करीब था। अब हम जन्नत में मिलेंगे। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने लरसते हुए हाथ को सालिस के गाल पर रखा था, जिससे बहता हुआ
गर्म खून उसके चेहरे को झुलसा गया था। वो जाने की बात कर रही थी, वो उसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी। उससे अच्छा वो सालिस को ये क्यों नहीं कह रही थी कि मेरे साथ तुम भी मर जाओ। नहीं हसीन, उसने बेइख्तियार ही तेजी से नफी में सर हिलाया था। वो सबके कड़े मरहले से गुजर रहा था। उसकी उजली रंगत सुर्खी मैल हो रही थी और आंखों में वहशत भरने लगी थी, लेकिन इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा था। उसके लब हमेशा के लिए सख्ती से जम गए थे और आंखें कभी न खुलने के लिए बंद हो गई थी। उसका सर गोद में रखे वो उसे देख रहा था। आंखों से आंसू तेजी से टपक रहे थे, लब सरसरा रहे थे। उसे लग रहा था हसीन के साथ वो भी मर गया था। उसका दिल भी हरकत करना भूल गया था। उसकी जान भी जिस्म से जुदा हो गई थी। वह सन्नाटा छा गया था। गाड़ियों के शोर, हॉर्न की आवाज़ें, चहल पहल, जैसे सब कुछ किसी ने बटन दबाकर खामोश करवा दिया हो। एक भयानक सकूत वहाँ फैला था जिसमें मौत और जिंदगी का जबरदस्त सा घमासान पड़ा हुआ था। हसीन, उसका सर गोद में रखे वो उसका गाल थपथपा रहा था, खौफ के साथ, बेयकीनी के साथ। उसके सर के पिछले हिस्से से खून तेजी से बहता हुआ सड़क पर फैल रहा था। हसीन, मेरी जान, मेरी गुड़िया, मेरा बच्चा। उसकी ज़िंदगी से आरी बेजान वजूद को सीने में भीजे सालिस कादिर बच्चों की तरह फुट फुट कर रोया था। लोगों का जमो गफिर उनके आसपास इकट्ठा होने लगा था। कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा था। कहीं से पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ आ रही थी। कुछ सालिस से कह रहे थे कि हमारी गाड़ी में इसे हॉस्पिटल ले चलो, एम्बुलेंस को पहुंचने में देर हो जाएगी। लेकिन देर हो चुकी थी और बहुत देर हो चुकी थी। वो अब किसी की नहीं सुन रहा था। उसकी समातों में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसे कोई होश नहीं था। वो उसे कीमती मता की तरह खुद में समेटे बैठा था। किसी को हसीन के करीब नहीं आने दे रहा था। उन पर चिल्ला रहा था, दूर रहने के लिए चीख रहा था। खौफ उसके दिल में पंजे गाड़ रहा था कि वो लोग हसीन को उसे छीन कर ले जाएंगे। उस रात जांग हसीन मर गई थी और शायद सालिस बिन कादिर भी। 2 दिन गुजर गए थे, 2 दिन या शायद 2 सदियाँ। सब कुछ वैसा ही तो था। वैसे ही दिन तुलू होता था, वैसे ही रात रुखसत होती थी। दुनिया की रौनकें वैसे ही आबाद थी। भागती दौड़ती जिंदगी पर कोई फर्क नहीं आया था। लेकिन सालिस कादिर उन सब से अलग था। वो उस दुनिया की रौनक का हिस्सा नहीं था। वो उसकी ज़िंदगी की डोर से जैसे आज़ाद हो चुका था। उसकी सांसें वक्त के साथ नहीं चल रही थी। वो अभी भी वहीं ठहरा हुआ था, उसी रोड पर, उसी ट्रक के सामने, उसी जगह जहां हसीन को बाहों में समेटे हुए वो उसे अलविदा नहीं कह सका था। जांगसीन के ऑफिस में इस वक्त 3 नफूस मौजूद थे। खुद जांगसीन जो पावर चेयर पर बैठे हुए थे, सालिस जो उनके सामने रखी हुई चेयर पर बैठा हुआ था। उसने वही लिबास पहना हुआ था जो हसीन के जनाजे पर पहन कर गया था। स्याह सूट जिसके कोट के बटन खुले हुए थे, कफलिंग्स निकले हुए थे, बाल बेतरतीब थे, चेहरा सता हुआ था और आंखें जैसे रो रो कर खुश्क हो चुकी थी। वहाँ एक 40-45 साल का शख्स भी मौजूद था जो जांगसीन के सामने खड़ा कुछ बोल रहा था। वो उनसे कुछ बात कर रहे थे, उसे कुछ बता रहे थे, लेकिन सालिस को ना जांगसीन की आवाज़ आ रही थी और ना ही उस शख्स की। वो पथराई हुई आंखों के साथ निढाल सा बैठा हुआ था। उसका पूरा वजूद जैसे कोई कांटों पर घसीट रहा था। रगों में दहकता हुआ अलाव उबल रहा था। गोद में धरे हुए दोनों हाथों की कांपती हुई हथेली को देखते हुए जा रहा था जिसमें एक लॉकेट पड़ा हुआ था। जे हर्फ का वो लॉकेट जो 2 दिन पहले हसीन की कलाई में लिपटा हुआ था। वो यकटक उस लॉकेट को देख रहा था। सर्दी आने वाली है, हमें परिंदों के लिए घर बनाना चाहिए। आपको पता है मेरे फ्रेंड्स को आप पर क्रश है। वो सारे दिन आप ही की बातें करती रहती हैं और मुझे उस वक्त काफ़ी फ़ख्र महसूस होता है कि आप मेरे भाई हैं। आप मेरे भाई नहीं हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। मोम ने कहा कि आप मेरे सगे भाई नहीं हैं, आप नाजायज़ औलाद हैं। मैं नफ़रत करती हूँ आपसे। उसके दिमाग में चक्कर चल रहे थे। तूफ़ान की तेज़ लहरें गर्दिश कर रही थी। हसीन की मासूम सी आवाज़, मुस्कुराता हुआ चेहरा एक लम्हे के लिए भी उसकी सोचों और यादों से नहीं निकल रहा था। मैं बस कुछ दिनों का वक्त चाहता हूँ, मैं जल्द ही आपका कर्ज लौटा दूंगा। वह आवाज़ उसके जहन में जैसे कीलों की तरह चुभी थी। एक तेज़ नागवारी की लहर उसे अपने अंदर दौड़ती हुई महसूस हुई थी। वो नहीं जानता था वो कौन आदमी था, लेकिन उसकी आवाज़, उसका बोलना, उसकी मौजूदगी सालिस कादिर पर गिरा गुजर रही थी। वो उसके और हसीन के ख्याल में मुखल हो रहा था और ये सालिस के लिए इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त हो रहा था। उसकी नज़रें मेज़ के किनारे के पास पड़ रही उस स्याह रंग की चमकती हुई पिस्टल पर पड़ी थी जो कुछ देर पहले ही जांगसीन ने उसके सामने रखी थी और उसे कहा था, जिसकी वजह से हसीन हमें छोड़कर गई है, उसकी जान तुम अपने हाथ से लोगे। उसे अपने जहन पर इस वक्त कोई कंट्रोल नहीं था। उसे खुद नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहा है। वो अपनी सारी सलाहियतें जैसे खो चुका था। सिर्फ कुछ दिनों की ही मोहलत मांग रहा हूँ आपसे। आप अगर मुझे
जो आवाज़ पिछले कुछ मिनटों से उसके कमरे में गूंज रही थी वो अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। जांगसिन अपनी जगह बैठे साकित हो चुके थे। वो कभी बेयकीनी से सालिस को देखते और कभी ज़मीन पर गिरे हुए जलील कमर के बेजान खून से रंगते हुए वजूद को। सालिस ने पिस्टल हाथ में लेकर सिर्फ एक फायर किया था और दोबारा उसे मेज पर डालते हुए अपनी सांप का पोजीशन में पीछे को होकर बैठ गया था। उसके संजीदा और सपाट से चेहरे पर भी कोई तासुर नहीं उभरा था। उसने वो आवाज़ खामोश कर दी थी जो उसकी और हसीन की यादों के दरमियान आ रही थी। वो अगर उस वक्त अपने हवासों में होता तो उसे मालूम होता कि वो क्या कर चुका था। वो सालिस कादिर की ज़िंदगी का पहला कत्ल था। उस दिन सालिस कादिर ने वो लकीर अबूर की थी जहाँ से वापसी नामुमकिन थी और पलट कर देखना मौत के बराबर था। उस दिन उसने सालिस को खो दिया था। वो अंधेरे कमरे में कोने में दीवार के पास बैठा हुआ था। दोनों हाथों को सख्ती से कानों पर जमा रखा था और पूरा वजूद सर से लेकर पैर तक पसीने में शराबोर था। मैंने कत्ल किया है। मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ? मैंने उस आदमी को कैसे मार दिया? मुझे क्या हो गया था? उसके दिमाग की नसें फटने के करीब थी। उसे हर जगह सिर्फ खून ही दिखाई देता था। चलते फिरते उसे कातिल की सदाएं सुनाई देती थी और जब सोने के लिए लेटता तो सिर्फ हसीन का आंसू और खून से तर चेहरा दिखाई देता या फिर जलील कमर का खून से लथपथ वजूद। वो अपने हवास खोने लगा था। उसे लगता था उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी या फिर वो पागल हो जाएगा। कुछ देर पहले वो फ्यूनरल हॉल के सामने खड़ा था जहाँ जलील कमर की आखिरी रस्मात अदा करने के बाद कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था। वो वहीं खड़ा था। उसकी नजरें का महवर वो 3 वजूद थे। एक लड़की थी जो हसीन की हम उम्र थी, सिया स्टोलर सर पर ओढ़े। वो रोने से खुद को बाज रखने की मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। उसके दोनों छोटे बहन भाई उससे लिपटे खड़े बुलंद आवाज़ से रो रहे थे। वो जलील कमर के बच्चे थे, उसी जलील कमर के जिसे सालिस ने कत्ल किया था। अनजाने में ही सही, बेखबरी में ही सही, गैर हाजिरी दिमाग के साथ ही सही, लेकिन वो कत्ल कर चुका था, एक जान ले चुका था। सिया पीप के पहने वो लब भीजे उस लड़की को देख रहा था जिसका कद काट भी हसीन के जैसा था, जिसकी उम्र भी हसीन की जितनी थी, जिसकी आंखों का रंग भी उसकी तरह सिया था। उसके सामने खड़ी उस लड़की के चेहरे में उसे अपनी हसीन का चेहरा दिखाई दे रहा था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है सालिस? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? जांगसिन उससे तेज लहजे में इस्तफसार कर रहे थे। जिस दिन से उसने जलील कमर को कत्ल किया था तब से वो अजीब हरकतें करने लगा था। जांगसिन को उसकी जहनी हालत पर शुबा होने लगा था। वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं था। वो हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा था। अभी भी वो उसे पुलिस स्टेशन के बाहर से ही ज़बरदस्ती वापस लेकर आए थे। मैंने कत्ल किया है डैड, मैं कातिल हूँ और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। उसका सर्द अंदाज सपाट सा था, आंखें बेरौनक सी थी, एहसास नदामत उसके रोम रोम में दौड़ रहा था। तुम कातिल नहीं हो। जांगसिन ने उसे शानों से थामकर अपने सामने किया था और मजबूत लहजे में उसे बावर करवाया था। मैंने उस आदमी पर गोली चलाई है। सालिस ने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए जैसे याद दिलाया था। वो अपनी ज़िंदगी इतनी ही लिखवा कर आया था। उसकी किस्मत में उसी दिन उसी वक्त इस दुनिया से चले जाना लिखा था। तुम सिर्फ उसे यहाँ से भेजने का जरिया बने हो। अपने आप को कातिल कहना बंद करो। उसके सख्त अंदाज पर सालिस ने गुलाबी नम आंखों से उन्हें देखा था। मैं कातिल नहीं हूँ तो फिर मेरे हाथों पर खून क्यों लगा हुआ है? उसने आहिस्तगी से अपने रसते हुए हाथों को ऊपर उठाया था। बताए ना डैड, मुझे इन पर खून लगा हुआ क्यों दिखाई देता है? वो अचानक चीख उठा था। अपने आप को संभालो, तुम्हारे हाथों पर कोई खून नहीं है, सिर्फ तुम्हारे जहन का फितूर है। खुद को इन सोचों से आज़ाद कर दो जो तुम्हें तकलीफ देती है। जांगसिन ने उसे खुद में भींच लिया था, उसके लहजते वजूद को अपनी आगोश में समेट लिया था। वो सोचें सिर्फ तकलीफ नहीं देती, वो मुझे नुकीले खंजर की तरह काट रही हैं। जब मैं उन्हें सोचता हूँ तो लगता है कि जैसे मेरी रगों में जैसे तेजाब गर्दिश कर रहा है। इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, उन्हें भुला दो, बुरा ख्वाब समझकर झटक दो। वो नरमी से उसकी पुश्त सहलाते हुए बोले। कैसे भुला दूँ? हसीन को कैसे भुला दूँ डैड? वो बहुत छोटी सी थी, वो इतनी जल्दी दुनिया से क्यों चली गई? उनके सीने पर सर रखे वो फिर से टूट कर बिखरा हुआ था, फिर से बच्चों की तरह रो पड़ा था। सालिस, जांगसिन ने उसे खुद से अलहदा किया। जानते हो तुम्हारी बहन का कातिल कौन है? जांगसिन का सवाल उसे साकित कर गया था। वो टुकुर टुकुर उनकी शक्ल देख रहा था। हसीन को किसी ने कत्ल नहीं किया डैड, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सालिस ने भीगी आवाज़ में उन्हें बताना चाहा था। वो तो वहाँ मौजूद था, उसने तो अपनी आंखों से देखा था। लेकिन जांगसिन उस एक्सीडेंट को कत्ल का नाम क्यों दे रहे थे? उस रात वो जिसके बर्थडे पार्टी में गई थी, जानते हो वो कौन है? वो कादिर हुसैनी का बेटा है, जरीर बिन कादिर, तुम्हारा सौतेला भाई। उसे लगा जैसे जांगसिन ने उसकी समातों में पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया हो।
ज़रीर बिन कादिर, ये नाम उसके लिए नया नहीं था। वो ये नाम पहले भी सुन चुका था। हसीन के ज़बान से हसीन ने उसका जिक्र किया था, सारिस के सामने उसकी सुनहरी आंखों की तारीफ की थी। वो सुन खड़ा उन्हें देख रहा था। उस दिन उसके घर कोई पार्टी नहीं थी। उसने किसी क्लास फेलो को नहीं बुलाया था सिवाय हसीन के। तुम्हें तो कोई होश नहीं था, लेकिन मैं सारी तफ्तीश कर चुका हूँ। उसके दोस्तों से भी बात की थी, सब ने यही कहा था कि उस दिन ज़रीर के घर कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन हसीन ने मुझे फ़ोन करके खुद कहा था कि वो एक क्लास फेलो की पार्टी में जा रही है। मुझसे बात करने के बाद उसने जीना को फ़ोन किया था और जीना से उसने कहा था कि ज़रीर ने खुद फ़ोन करके उसे पार्टी में इनवाइट किया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम जीना से खुद पूछ लो। सारिस के जहन में वो मंजर घूम गया था। वो जिस तरह सड़क पर भाग रही थी, मुड़ मुड़ कर पीछे किसी को खौफ से देख रही थी। उसके हाथ पैरों की खराशें, तो क्या वो ज़रीर से बचकर भाग रही थी उस दिन? सारिस की सांस जैसे सीने में ही घुट रही थी। उसने अपने हाथ में लिपटे हुए उस जे वाले लॉकेट को देखा था। ये उसने जीना के लिए नहीं, ज़रीर के लिए खरीदा था। आप जानते हैं, वो सबसे मुनफरिद है, अपनी सुनहरी आंखों पर बहुत इतराता है। उसके सामने आपको लेकर जाऊंगी। क्या उसकी तरह आपका ताल्लुक भी मिस्र से है? सालिस का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर कुचला था। उस दिन जो ख्याल किसी कुंडे की तरह उसके जहन में लपका था, जिसे महज वहम का नाम देकर उसने झटक दिया था, वो वहम नहीं था, वो इत्तेफाक भी नहीं था। वो एक मुजस्सिम हकीकत बनकर उसके सामने आया था। खुद में और ज़रीर बिन कादिर में जो मुमासलत उसे नजर आई थी, वो बेजा नहीं थी। तुम्हें उस शख्स की मौत पर पछतावे के शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, जिसका जाना पहले से लिखा था। तुम्हें अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें उसे इंसाफ दिलवाना है। उस इंसान को कभी खुश मत रहने देना जो हसीन की मौत की वजह बना है। वो गहरी नज़रों से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहे थे, उसकी नीली आंखों को देख रहे थे, जिससे उन्हें नफरत थी, शदीद नफरत, क्योंकि उसकी नीली आंखें उन्हें कादिर हुसैनी की याद दिलाती थी, कादिर और बेला का धोखा याद दिलाती थी। एक अरसे से वो जिस मौके की तलाश में थे, आज वो मौका उनके हाथ आ गया था। कादिर हुसैनी की बर्बादी उसके बेटे सालिस कादिर के हाथों में लिखी हुई थी। अपनी नफरत और नागवारी को छुपाकर हमेशा शीरनी भरे लहजे में हम कलाम रहे थे। सिर्फ आज के दिन के लिए कादिर हुसैनी से एक झटके में वो अपने सारे पुराने हिसाब बेबाक करने वाले थे। एक अरसा उन्होंने सालिस को पाला था। उसकी परवरिश इस तरह से की थी कि वो आंखें बंद करके उनके कहे पर चलता था। सालिस कादिर उनके लिए तुरुप का वो पत्ता था जिसे उन्होंने काफ़ी संभाल कर सोच समझ कर रखा हुआ था, जिसे मंजर आम पर लाने का वक्त आ गया था। सालिस उनके लिए सिर्फ उनकी रकीब की औलाद था। उससे वो इतनी ही नफरत करते थे जितनी किसी दुश्मन से की जा सकती है। उसकी फर्माबरदारी, उसकी मोहब्बत, कुछ भी उनका दिल पिघलाने में मददगार साबित नहीं हुआ था। जांग सिंह के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत का खाना था, जो कभी भी मोहब्बत से पुर नहीं हो सकता था। सालिस का वजूद उनके लिए उस बीज की तरह था जिसकी आबियारी उन्होंने अपनी मर्जी से की थी। उसके जहन में अपनी मर्जी से सोचें डाली थी, उसके दिल में वही ख्यालात डाले थे जो वो चाहते थे। उसे लगता था वो पूरी दुनिया में सिर्फ खुद से नफरत करता है, या फिर अपनी माँ से जिसने उसकी पहचान पर एक सवालिया निशान लगा दिया था, या फिर उस बाप से जिसने कभी एक नज़र मुड़कर उसे देखा नहीं था। लेकिन आज उसकी नफरत का ग्राफ बढ़कर ज़रीर कादिर को भी अपनी लपेट में ले गया था। वही ज़रीर कादिर जो उसका सौतेला भाई था। तामसुई की पहाड़ों और दरख्तों में घिरे हुए कब्रिस्तान की फिजाओं में सोगवारी थी। एक हैबतनाक सी खामोशी और वीरानी का वहाँ डेरा था। कई साल पुरानी दरख्त खस्ता हाल कब्रों पर झुके हुए थे। आसमान पर सफ़ेद बादलों के झरमट से निकल आए थे। हवाएं खनक थी, मौसम खुशगवार था, लेकिन उस जगह को ना मौसम से कोई लेना देना था, ना ही हवा और बादलों से। वो एक ताज़ा बनी हुई कब्र के पास बैठा था, जिसके कुत्बे के पास कितने ही खुशबूदार महके हुए फूल के गुलदस्ते पड़े हुए थे। ये दुनिया जालिम है बानी अंकल, मेरे जैसे लोगों के लिए यहाँ सांस लेना मुश्किल है, नामुमकिन भी और दर्दनाक भी। उसके लबों से निकलने वाले अल्फाज गहरे दुख की अलामत थे, एक ऐसे जख्म की जो कभी भरने वाला नहीं था। सालिस, पानी अंकल ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया था। अपने झुर्रोज़दा बूढ़े हाथ उसके गिर्द बांध दिए थे। वो रो नहीं रहा था, उसकी आंखें भी नम नहीं थी, लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि वो कितना टूटा हुआ है। उसने कहा, हम जन्नत में मिलेंगे, और आपने कहा जन्नत जान मांगती है। वहाँ जाने के लिए मरना पड़ेगा, उस दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ेगा। वो मर गई, मैं भी मरना चाहता हूँ। मुझे ये दुनिया रास नहीं आई। ऐसे नहीं कहते, तुम्हारा कम अभी ताज़ा है, ये सोचे आना फितरी है। वक्त गुजरेगा तो तुम्हारे जख्म भी भर देगा। वह आहिस्तेगी से उसकी पुश्त को थपथपा रहे थे।
क्या वक्त मेरे दिल से उसकी यादें भी अपने साथ ले जाएगा? अगर ऐसा हो तो मैं वक्त को जालिम कहूँगा। वक्त को जालिम नहीं कहते सालिस, वक्त हमारे हक में अच्छा होता है, लेकिन वक्त ने उसको मुझसे छीन लिया। वो मेरा पहला और आखिरी रिश्ता था। उसके बगैर तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाऊँगा। मैं उसके बगैर क्या करूँगा? मुझे खुद पर हैरत होती है। इतने गमों के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ? मौत क्यों नहीं आ गई मुझे? वो जवान जहान लड़का जिस तरह की बातें कर रहा था, बानी अंकल का दिल दहल गया था। सालिस का गम उनके दिल को छलनी कर रहा था। यकटक कब्र को देखते हुए वो पलके भी नहीं झपका रहा था। उसकी नज़रों का महवर कुत्ते पर लिखा हुआ वो नाम था जो उसके दिल को मुट्ठी में लेकर मसल रहा था, जांग हसीन। उससे ज़रा से फासले पर ही एक और कब्र भी बनी हुई थी, जिस पर भी ताज़ा महकते हुए फूल पड़े हुए थे। वो कब्र जलील कमर की थी। हसीन की कब्र पर फूल डालने के बाद उसने जलील कमर की कब्र पर भी डाले थे। नदामत के साथ, अफसोस के साथ, शिकस्ता दिल के साथ। वो शर्मिंदा था, खुद को मलामत करता था, गुनहगार समझता था। लेकिन जांग सिन ने कहा था कि वो बेकसूर था, उसकी कोई गलती नहीं थी। वो खुद को इल्ज़ाम देना छोड़ दे। जलील कमर का मामला वो अपने तरीके से संभाल लेंगे। उनके कत्ल को एक्सीडेंट का नाम दे देंगे। और उन्होंने यही किया था, उनका मामला निपटा दिया था। लेकिन सालिस अपने दिल से उस नदामत को नहीं निकाल पा रहा था। वक्त के साथ साथ जांग शीन का नेटवर्क भी बढ़ने लगा था। एक छोटी सी जगह से शुरू किया गया उनका काम अब कई शहरों तक फैल चुका था। अरसा दराज से बंद पड़ी हुई पुरानी फैक्ट्री अब उनका गढ़ बन चुकी थी, जहाँ कितने ही गैरकानूनी काम किए जाते थे। वो अब घर नहीं जाया करता था। घर की तन्हाई अब उसे डसने लगी थी। पहले उसे इतना आसरा भी बहुत होता था कि हसीन वहाँ मौजूद है। उसकी सांसें, उसका लम्स, उसकी खुशबू उसके घर की फिजा में घुल रही है। उसकी मौजूदगी का एहसास होता था। लेकिन उसके जाने के बाद वो घर जैसे कब्रिस्तान बन गया था, क्योंकि वहाँ भी अब हर वक्त कब्रिस्तान जैसी ही खामोशी और वहशत फैली रहती थी। और इस तन्हाई में सालिस का दिल बंद होने लगा था। माजी किसी जहरीले नाक की तरह उसे डसने लगा था। उसकी जहनी हालत तबाह होकर रह गई थी। उसने बानी अंकल के दुकान पर भी जाना छोड़ दिया था। वो हमेशा समझता था कि किताबें तन्हाई की साथी होती हैं, लेकिन किताबें उसका जज्बाती सहारा नहीं बन सकी थी। उसे गले से लगाकर उसके आंसू को पोंछने नहीं सकती थी। किताबों के दरमियान जाकर उसे अपना आप मज़ीद बोझल और अकेला महसूस होता था। उसे अब तन्हाई से खौफ आने लगा था। उसे अपने जैसे इंसानों के इर्द गिर्द रहना था, इसलिए जांग शीन उसे अपने साथ ले आया करते थे। वो अभी उनके शानदार से ऑफिस में बैठा हुआ था। वहाँ आते हुए उसने फैक्ट्री में काम करते कई लोगों को देखा था। उन सब ने एक जैसे सिया कपड़े पहन रखे थे। वो एक दूसरे से भी कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, जज्बात से आ रही जैसे चलते फिरते रोबोट जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हों। कमरे के सामने दीवार पर एक बड़ी सी खिड़की जितना शीशा लगा हुआ था, जहाँ से बाहर हॉल का मंजर दिखाई दे रहा था। सालिस वही देख रहा था, जहाँ एक 19-20 साल का डरा सहमा सा लड़का बैठा हुआ था। सफ़ेद टी शर्ट पर चेक शर्ट पहने वो अतराफ में नजरें दौड़ा रहा था। वो उस जगह से मानूस नहीं लगता था, जैसे सालिस की तरह वो भी पहली बार ही वहाँ का माहौल देख रहा हो। ये कौन है डैड? सालिस के इस अवसर पर जांग शीन ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाकर उसकी निगाहों के ताकुब में देखा था, जहाँ उन्हें वो मासूम से चेहरे वाला लड़का बैठा दिखाई दिया था। कल मुझे एयरपोर्ट पर मिला था, पाकिस्तान से आया है। उन्होंने दोबारा लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो होते हुए जवाब दिया। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? उसके साथ स्कैम हुआ है। जिस एजेंसी के ज़रिए उसे मलेशिया जाना था, उन्होंने उसके साथ धोखा किया है। उसके सारे पैसे, पासपोर्ट वगैरह सब लेकर उसे ताइपे एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार छोड़ गए हैं। रो रहा था अकेला बैठा हुआ, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। उन्होंने पूरी तफसील उसके गोशे गुजार की। क्या नाम है इसका? सालिस की नज़रों का महवर फिर वही लड़का बना हुआ था, जिसकी सुरमई आंखों में उसे अपने जैसा तासुर नजर आया, तन्हाई और खौफ का। इसका नाम? उन्होंने जैसे जहन पर जोर देते हुए उसका नाम याद करने की कोशिश की थी। बासिल महमूद नाम है इसका। जलील कमर के मामले का क्या बना? उसने अचानक मौजू बदल दिया था। दिल के कहीं कोने में एक पशमानी उजागर हुई थी। कहीं अपना गुनाह याद आया था। वो मामला ख़त्म समझो, उस बारे में तुम्हें सोचने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मसरूफ़ से अंदाज में कीपैड पर टाइपिंग करते हुए कहा था। उस दिन जलील कमर आपके पास क्यों आए थे? वो आपसे क्या बात कर रहे थे? जांग शीन ने एक नज़र उसके संजीदे चेहरे को देखा, फिर लैपटॉप साइड पर करते हुए उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। बैंक से लोन लेकर उसने कैफ़े शुरू किया था। लोन चुकाने की मियाद पूरी हो गई थी, लेकिन उसका कैफ़े इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए बैंक को वापस करने के लिए उसे रकम चाहिए थी। कितनी रकम थी?
डोंट वरी सालिस, मैंने उसका हिसाब क्लियर कर दिया है। जलील कमर के सारे ड्यूज पे कर दिए हैं और अपनी तरफ से इंश्योरेंस के तौर पर कुछ रकम भी उसके बच्चों के हवाले कर दी थी। उसके सवालों के जवाब में उन्होंने नरमी से कहा था, मेरी एक बात मानेंगे डैड? जांगशीन ने कहने के बजाय आबरू के इशारे से पूछा था, इस लड़के को आप जलील कमर की फैमिली के पास भेज दें। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की परेशानी हो। वो हमारी तरफ से इनका ख्याल रखेगा। और वैसे भी ये लड़का, ये डरा सहमा सा लड़का आपके किसी काम का नहीं आएगा। ये आपकी तंजीम में काम नहीं कर सकेगा। उसकी बात सुनकर एक मुस्कुराहट उनके लबों पर दौड़ गई थी। मुझे ऐसे लोगों का डर खौफ निकालना बखूबी आता है सालिस। मेरी तंजीम से जुड़ने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, ज़माने की ठोकरों पर पले हुए, ज़िंदगी से नाराज़, ठुकराए हुए, जिनके पास जिंदा रहने के लिए कोई वजह भी नहीं होती। मैं ऐसे ही लोगों का इंतखाब करता हूँ ताकि उनके अंदर से मौत की ख्वाहिश निकाल सकूँ। ज़िंदगी बहुत कीमती शय है, उसे ज़ाया करना बदकिस्मती और नाशुक्री है। आपकी इस तंजीम में मेरी कोई जगह है? उसका सवाल उन्हें हैरान कर गया। आप ही ने कहा था कि ये जगह मेरे जैसे लोगों के लिए है। वह सपाट और बेतासुर चेहरे के साथ बैठा हुआ बोल रहा था। एक नर्म मुस्कुराहट उनके लबों पर दौड़ गई थी। तुम इस तंजीम के मालिक हो, तुम्हारी हर बात हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। तुम्हारी ख्वाहिश पर बासिल को मैं भेज दूंगा, उसे अच्छे से समझा दिया जाएगा उसका काम, और रोज़ाना 2 से 3 घंटे की उसकी ट्रेनिंग भी की जाएगी। ट्रेनिंग कैसी? सेल्फ डिफेंस की। और अब तुमने उस तंजीम से जुड़ने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं अपनी पढ़ाई ड्रॉप नहीं करूँगा, उसने फ़ौरन कहा था। माहिर नफ्सियाती बनना उसका ख्वाब था और इस ख्वाब को वो छोड़ना नहीं चाहता था। पढ़ाई ड्रॉप करने की ज़रूरत है भी नहीं, तुम इसे जारी रखो। एक काबिल माहिर नफ्सियाती ज़रूर बनना ताकि तुम्हारा बाप फ़ख्र से कह सके कि उसका बेटा एक डॉक्टर है, उन्होंने शफकत भरे अंदाज में कहा। जुल्मतों की बस्तियों से, अजमतों के कस्बों से वो गुजरता था यूं जैसे दुनिया से बेजार था। वक्त गुजरता जा रहा था, हर गुजरता दिन माजी की किताब का सफ़ा बनता जा रहा था। सालों बीत गए थे, वो अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुका था, एक माहिर नफ्सियात बन चुका था। प्राइवेट प्रैक्टिस करने के बाद उसने अपना क्लिनिक भी स्टेबलाइज कर लिया था। इस सालिस कादिर में और सालों पहले वाले सालिस कादिर में ज़मीन आसमान जितना फ़र्क देखने में आया था। पहले वाला सालिस मासूम था, नरम दिल, सबका ख्याल रखने वाला, सबके काम आने वाला। ये सालिस इस बात से आरी हो चुका था। वो जिंदा था, लेकिन क्यों था वो ये भी नहीं जानता था। बस सांसें चल रही थी, एक बेचैन सा वजूद था जिसे वो घसीट रहा था। जो सांसें उसके नसीब में लिखी गई थी उन्हें पूरी कर रहा था। उन गुजरे हुए सालों में उसके अंदर काफ़ी बदलाव आए थे। वो आंखें जिनमें नरमी होती थी अब सर्द पड़ चुकी थी। उनकी नीली गर्माइश जैसे हमेशा के लिए मान पड़ गई थी। उसका मासूम चेहरा हर वक्त संजीदा और सपाट रहता था। जज्बात उसके अंदर से ख़त्म हो गए थे। उसे कुछ महसूस नहीं होता था, ना ही अपना दर्द और ना ही किसी और का दर्द। जिन हाथों को किताबें पकड़ने की आदत थी उन हाथों में अब असला रहने लगा था। ये सख्ती, बेरुखी, लातालुकी, बेहिसी, सब कुछ एक दिन में उसकी ज़ात का हिस्सा नहीं बना था। ये वो जहर था जो जांगशीन ने कतरा कतरा उसके रगों में उतारा था। कादिर हुसैनी और जरीर कादिर की नफरत उसकी नसों में खून की तरह दौड़ने लगी थी। उसके बदलने के पीछे अगर किसी का हाथ था तो सिर्फ जांगशीन का था। उसके दिमाग का कंट्रोल जैसे उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। वो वही सोचता था जैसे वो चाहते थे। जरीर और कादिर से इतनी ही नफरत करने लगा था जितनी जांगशीन क्या करते थे। हसीन के जाने के बाद उसे वैसे भी अपने ज़िंदा रहने की कोई वजह नहीं मिली थी। जांगशीन उसे जिस राह पर ले गए थे सारिस ने उसी पर चलना शुरू कर दिया था। आज वो बज़ाहिर एक माहिर नफ्सियात था। तामसुई में उसका प्राइवेट क्लिनिक था। उसे कई अज़ाज़ी शील्ड्स से नवाजा गया। कई सेमिनार में शिरकत करने के लिए उसे मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया जाता था। ऐसे कितने ही लोगों का उसने इलाज किया था जो उस तरह ज़िंदगी से नाराज़ होकर मरने का इरादा करके उसके पास आया करते थे। कितने ही लोगों के दिलों में उसने ज़िंदगी की ख्वाहिश को फिर से पैदा किया। ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त थी जो समझते थे कि सारिस ने उन पर एहसान किया है। अगर वो उनका इलाज न करता तो शायद वो खुदकुशी कर लेते। लेकिन सारिस कादिर की ज़ात का दूसरा रुख बहुत कम लोग जानते थे। वो रुख जिसमें वो अब ड्रैगन फोर्स का मालिक था, जहाँ वो डियर ड्रैगन के नाम से जाना जाता था, जिसका कंट्रोल जांगशीन से ज़्यादा अब उसके हाथ में था, जहाँ वो अपनी मर्जी के फैसले किया करता था। जिसे दिल चाहता था जिंदा रखता था, जिससे चाहता था उसकी सांसें छीन लेता। पिस्टल पकड़ते हुए उसके हाथ कांपते नहीं थे। जब उसने पहला कत्ल किया था
उस वक्त वो अपने हवासों में नहीं था। गायब दिमागी के साथ उसने एक जान ली थी, लेकिन अब वो पूरे होशो हवास में बिना किसी खौफ और मलाल के वो काम करने लगा था, क्योंकि जिस तरह गुनाह कभी आखिरी समझकर नहीं किया जाता, उसी तरह कत्ल भी कभी आखिरी नहीं हो सकता। ज़ांग शिन ने खुद उसकी ट्रेनिंग की थी, चाहे वो जिस्मानी हो या जहनी। पहले की तरह वो दुबला पतला सालिस नहीं था, एक मजबूत तवाना वर्जिशी जिस्म का मालिक था। उसका कद भी कुछ दराज हो गया था, फौजी कट रहने वाले बाल भी बढ़ चुके थे। उसकी पुरानी आदतें बदल गई थी। उसने किताबें पढ़ना छोड़ दी थी, उसने तन्हाई से समझौता कर लिया था, उसने दोस्त मिल जाने की दुआ मांगना भी छोड़ दिया था, उसकी आंखों ने आंसू बहाना भी छोड़ दिया था। आखिरी दफ़ा वो बानी अंकल के जनाजे पर रोया था। वो एक ही तो उसका जज्बाती सहारा थे, वो भी साथ छोड़ गए थे। उनके जाने के बाद उसे कामिल यकीन हो गया था कि उसे दुनिया में तन्हा रहने के लिए ही भेजा गया है। वो जिसमें भी सहारा तलाश करता है वो उसे छीन लिया जाता है। उसने अपनी किस्मत से नाराज़ होना, शिकवा करना सब छोड़ दिया था। उसे अब तन्हा रहने से खौफ भी नहीं आता था। उसने परिंदे पालने भी छोड़ दिए थे। उसकी ज़िंदगी का एक वाहिद मकसद था, हसीन की मौत का बदला, जिसे लिए बगैर वो मर नहीं सकता था। ज़ांग शिन ने उससे कहा था कि वो कादिर हुसैनी और ज़रीर को तबाह करना उस पर फ़र्ज़ है। कादिर हुसैनी तुम्हारा गुनहगार है, जिसने तुम्हें पैदा तो किया लेकिन तुम्हें पहचान नहीं दी, और उसका बेटा ज़रीर, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन को ये दुनिया छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने उससे वादा लिया था कि वो उन दोनों से अपना इंतकाम ज़रूर लेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। हालांकि ज़ांग शिन अच्छे से जानते थे कि हसीन ज़रीर की वजह से नहीं मरी थी, वो कातिल नहीं था। हसीन की मौत के 2 दिन बाद ही सुनबे उनके पास आया था, घबराहट में मुब्तला, खौफ में डूबा हुआ। उसने ज़ांग शिन को रोते हुए सारी बात बताई थी, उनसे माफ़ी मांगी कि उसे माफ़ कर दें। वो डर का शिकार था कि अगर सारी बात खुल गई और सबको सच पता चल गया तो पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ज़ांग शिन ने उससे कहा था कि अपना मुंह बंद रखें, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस मामले में तुम्हारा नाम आएगा। वो टुकुर टुकुर हैरानगी से उनकी शक्ल देखता रह गया था। वो तो सोचकर आया था कि उसकी बात सुनते ही वो उसे मारना शुरू कर देंगे, लेकिन वो तो सिरे से सारी बात ही ख़त्म कर गए थे। उस वक्त सुनबे नहीं जानता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन अपनी जान खुलासी होने पर उसने उनके पैरों में गिरकर फिर से माफ़ी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया था। जबकि ज़ांग शिन के शातिर दिमाग में आने वाली सोचों ने एक जहरीली मुस्कुराहट उनके लबों पर बिखेर दी थी। सालिस तो ज़रीर को गुनहगार समझ रहा था। जीना ने भी उस बात की तस्दीक की थी कि ज़रीर ने ही हसीन को फ़ोन किया था, लेकिन सुनबे का इंकशाफ वो सालिस को हरगिज़ नहीं बताने वाले थे। सालिस ने उनसे कहा था कि जब हमें कातिल का पता है तो हम पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे। तब उन्होंने समझाया था कि अभी ज़रीर माइनर है, उस पर ज़्यादा चार्ज नहीं लगेंगे, सिर्फ कुछ सालों की सज़ा के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। और तुम्हारी बहन की जान इतनी सस्ती नहीं थी कि उसका कातिल इतनी आसानी से माफ़ कर दिया जाए। ज़रीर को हम अपने तरीके से सज़ा देंगे, जब वो मरेगा तभी हमारा इंतकाम पूरा होगा। सालिस ने उनकी सारी बातों पर आंखें बंद करके यकीन करने के साथ साथ सर झुकाकर उन्हें तस्लीम भी किया था। उसने कोई असर नहीं तराशा था, कोई मुखालफत नहीं की थी। ज़ांग शिन जैसे कौन आर्टिस्ट ने उसे उस तरह से जज्बाती ब्लैकमेल किया था कि उसे उसकी बातें सच लगती थी। वो उन पर अंधा भरोसा करता था, ये जाने बगैर कि ज़ांग शिन के इरादे तो कुछ और ही थे। वो तो उन तीनों बाप बेटों को एक दूसरे के हाथों ही मरता हुआ देखने की शदीद ख्वाहिश लिए जी रहे थे। आज के डॉक्टर सालिस कादिर को देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि अब वो दिन ज़्यादा दूर भी नहीं है। वो दिन जल्द ही तुलू होने वाला था, जब ना तो कादिर हुसैनी इस दुनिया में सांस ले रहा होगा और ना ही उसके दोनों बेटे। तो ये था सालिस कादिर का माजी हाल। हॉस्पिटल का वो प्राइवेट रूम मखसूस किस्म के माहौल से सजा हुआ था। हॉस्पिटल के सफ़ेद कपड़ों में मलबूस वो नीम दराज था, टेक लगाकर बैठा हुआ अपने फ़ोन के जाने मुतवज़्ज़ा था। बेड के पास पड़ी हुई चेयर पर वो भी बैठी हुई थी, सियाह ट्राउज़र पर सुरमई स्वेट शर्ट पहने। उसके गोद में एक प्लेट थी जिसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स पड़े हुए थे। इस 2 साल के ब्रेक ने उसके करियर को शदीद मुतासिर किया था, और अब जबकि वो फिर से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था तो उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लग गया। ज़रीर बिन कादिर की ज़िंदगी में सुकून सिर्फ 2 मिनट ही ठहरता है। आए दिन वो किसी न किसी मुश्किल में गिरफ्तार नजर आता है। क्या बनेगा आखिर इसका? सिर काटते हुए वो अफसोस भरे अंदाज में बोल रही थी, तुम्हें यकीन है कत्ल ज़रीर ने नहीं किया होगा? बासिल ने फ़ोन से नजरें हटाकर संजीदगी से उसे देखते हुए पूछा, तो मदन ने एक लम्हे का तवक्कुफ किए बिना भी नफ़ी में सर हिला दिया था।
मैं उसे अच्छे से जान गई हूँ। जब उसे अपनी आग लगा देने वाली बातों से लोगों को कब्र में उतारना आता है तो वो क्यों किसी की जान लेकर अपने लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। और हैरत हो रही है मुझे, तुम्हारे जहन में ख्याल आ भी कैसे सकता है कि कत्ल ज़रीर ने क्या होगा। उसके अंदाज में भी हल्की सी हैरानगी थी, नाराज़गी भी थी। उसे अच्छा नहीं लगा था कि बासिल के जहन में वो ख्याल भी क्यों आया था। मैं उस पर शक नहीं कर रहा, तुम खुद देख लो। बासिल ने उसकी नाराज़गी महसूस करके फ़ौरन से कहते हुए फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया था। पूरे सोशल मीडिया पर ज़रीर और यूशान की तल्ख कलामियों की वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। हर कोई एक ही बात कर रहा है कि ज़रा भी नहीं बनती थी ज़रीर ने हसद में आकर उसका कत्ल किया होगा, क्योंकि यूशान को उससे ज़्यादा फिल्म मिल रही थी। तुम इन लोगों की बातों पर यकीन कर रहे हो? मनल ने एक नज़र स्क्रीन पर चलती हुई ज़रीर और यूशान की पुरानी तल्ख कलामी की वीडियो पर डालकर सपाट चेहरे के साथ उसे देखा। जिनके पास करने के लिए काम नहीं, सिर्फ गॉसिप है, 24 में से 22 घंटे सोशल मीडिया पर गुजार कर जिन्हें लगता है कि वो किसी भी इंसान के बारे में कोई भी कमेंट पास करने का हक रखते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, और फिर समझते हैं कि किसी के बारे में कुछ भी कह देना उनका हक है, चाहे वो बात किसी का दिल तोड़ दे, किसी की इज्जत रोन दे या किसी की पूरी ज़िंदगी उजाड़ दे। मैंने सिर्फ एक जनरल बात की है। उसके इतने संजीदा अंदाज को देखते हुए उसने वजाहत दी थी, टोका था कि वो इतना क्यों महसूस कर रही है। उसने सिर्फ एक नॉर्मल सी बात ही तो थी। छोड़ो बासिल, मुझे हैरत हो रही है कि तुम कैसे इन फारिग लोगों की बातों को अहमियत देने लगे। मनल ने फ्रूट्स की प्लेट बेड पर उसके पास रखते हुए छुरी को साइड टेबल पर रखा, फिर टिश्यू से हाथ साफ करने लगी। हैरत तो मुझे हो रही है, जिसे तुम जिद्दी, मगरूर, बेवकूफ़ और न जाने क्या क्या कहती थी, आज उसी की तरफदारी कर रही हो। बासिल ने लहजे में मसनूई हैरानगी भरकर कहा। अब वो मेरा दोस्त है, अब उसके बारे में मेरा ख्यालात बदल गए हैं। उसने जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी, दोस्त कहकर सारे एतराज़ात को साइड पर रख दिया था। जैसे कह रही हो कि अगर दोस्त बन गया है तो उसका मतलब यही है ना कि ना वो ज़िद्दी है, ना मगरूर और ना ही खुद पसंद। अगर होता तो दोस्त कैसे बनता? मैंने ही समझने में और जानने में गलती की थी, उसके बारे में गलत अंदाजे लगाए थे। समात ख़त्म हो गई। बासिल ने टीवी स्क्रीन की जानिब देखा तो फ़ौरन साइड टेबल पर पड़ा हुआ रिमोट उठाकर आवाज़ बढ़ाई थी। मनल ने भी कुर्सी का रुख स्क्रीन की तरफ कर लिया था, जहां कोर्ट रूम के बाहर के मनाजिर दिखाई जा रहे थे। हर तरफ सियाह कपड़े और गाउन में पहने हुए वकला और आम शहरियों के साथ साथ न्यूज़ रिपोर्टर्स की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उन सब में वो अलग ही दिखाई दे रहा था। सियाह रंग के सूट के साथ ही सियाह गोगल्स पहने वो विक्ट्री का निशान बनाए मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने ही देख रहा था, जिनकी फ्लैशेस तेजी से उसके वजूद पर पड़ रही थी। ऑन ज़ईम हमेशा की तरह संजीदा और सर्द चेहरे के साथ कान में लगे एयर पीस में कुछ बोलते हुए अपने गार्ड्स की टीम को हिदायत देने के साथ साथ ज़रीर के हम कदम चलते हुए उसे रिपोर्टर्स से बचाने की कोशिश कर रहा था, जो माइक लिए उनके नज़दीक आने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ ज़रीर के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली थी, जिसमें वो आज हुई समात के बारे में ब्रीफ करने वाला था, लेकिन ज़रीर और ज़ईम उसके साथ कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होने वाले थे। वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहे थे। मनल ने साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर उसमें से फ़ोन निकाला था। क्या कर रही हो? बासिल ने उससे पूछा, जो तेजी से स्क्रीन पर अंगूठा चला रही थी। इसे पूछो ना क्या हुआ है समात में। उस लत में उसका नंबर डायल करके वो फ़ोन कान से लगा गई थी। बासिल ने गहरी सांस भरते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। तुम उसे देख रही हो कैसे वो इतने रश में घिरा हुआ है, अपनी गाड़ी तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे में वो तुम्हारी फ़ोन उठा लेगा। बासिल के इस तफसार पर मनल ने भी फ़ोन कान से लगाए स्क्रीन की जानिब देखा, जहां ज़रीर ने वाइब्रेट होते हुए फ़ोन को कोट के अंदरूनी जेब से निकाला था। सिर्फ एक लम्हे स्क्रीन पर नज़र आते नाम को देखने के बाद उसने स्लाइड करके फ़ोन कान से लगा लिया था। हेलो माय लेडी। उसकी खनकती सी आवाज़ मनल के समातों से टकराई थी। वो आबरू उसकाकर बासिल को यूँ देख रही थी जैसे पूछ रही हो, हाँ अब बोलो ज़रा, तुम्हारे केस का क्या बना, कितने साल की सज़ा सुनाई है। मनल के इस अवसर पर वो बेइख्तियार ही हंसा था। न्यूज़ पर दिखाई देने वाली फोटेज का सारा फोकस उसी पर हुआ था। मिस्री शहजादे को कैद करना आसान है क्या? उसकी और बासिल की नज़रें स्क्रीन को ही देख रही थी, जहां वो इतने मज़मे में घिरा हुआ फ़ोन कान से लगाए कितने सुकून और मुस्कुराती आंखों के साथ बात कर रहा था। कितनी ही तस्वीरें और कितनी ही वीडियोस उसकी बनाई जा रही थी, लेकिन वो जैसे हर फिक्र से आज़ाद था। कुछ देर पहले जब वो कोर्ट से बाहर आ रहा था, तब उसके चेहरे पर महसूस की जाने वाली सख्ती और सर्द मेहरी थी। वो आंखें पर हाथ रखा छज्जा सा बनाए सर झुका कर चल रहा था, कैमरों में आने से बच रहा था। उसका मूड ख़राब था, वो नहीं चाहता था उसकी कोई तस्वीर बने, लेकिन ज़ईम ने उसे फ़ौरन
टोका था कि सर उठाकर चलें पूरे एतमाद और ग्रेस के साथ। ना चाहते हुए भी वो उसकी बात मान गया था, लेकिन इतने क्राउड में घिरे होना और गाड़ी तक भी ना पहुंच पाना उसके मूड को और ख़राब करने की वजह बन रहा था। अगर मनल का फ़ोन ना आता तो यकीनन वो अपने गार्ड्स पर बरस पड़ता, रिपोर्टर्स को झड़क देता या फिर फोटोग्राफर्स के कैमरे को तोड़ देता। उसे कोई अदाकार जरीर कादिर की हैसियत से नहीं देख रहा था, उसे सब यूशान के कातिल की नज़र से देख रहे थे। एक रात में उसकी पहचान बदल गई थी, लम्हों में उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। जिस मकाम पर पहुंचने के लिए उसने जितनी कुर्बानियाँ दी थी वो सब भुला दिया गया था, और यही बात उसके रोम रोम में तेज बनकर दौड़ रही थी। उस सारे वक्त के दौरान ज़ैम उसके साथ साथ चल रहा था, उसे समझा रहा था, उसे पुरसुकून रहने के लिए कह रहा था, रिपोर्टर्स की बातों पर कान ना धरने की तलकीद कर रहा था, और अपनी उस कोशिश में वो किसी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन पार्किंग तक जाने में लोगों की भीड़ ने उन्हें जिस तरह से घेर कर शरीर पर सवालों की बौछार की थी, उस वक्त ज़ैम को भी डर महसूस हुआ था कि अब वो उसे नहीं संभाल सकेगा। अब वो यकीनन किसी का मुंह तोड़कर या किसी का सर फाड़ कर ही वहाँ से जाएगा। लेकिन शोमई किस्मत, सिर्फ एक फ़ोन कॉल ने उसे की बेजारी, झुंझलाहट, गुस्सा, तेज सब खत्म कर दिया था। उसका तना हुआ चेहरा ढीला पड़ गया था, उसकी बेजारी ने उसका साथ छोड़ दिया था। गुस्सा तो जैसे मुस्कुराहट में ढल कर गायब हो गया था। वो कैसे मुस्कुरा रहा है? उस पर कत्ल का इल्ज़ाम है, एटलीस्ट उसे संजीदा नजर आना चाहिए। बासिल नाखुशी से बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाया था। तुम किसके साथ हो? जरीर ने दूसरे हाथ को अपने कान पर रखते हुए उससे पूछा था, क्योंकि अतराफ में शोर उसकी गुफ्तगू में माहौल कर रहा था। हॉस्पिटल में हूँ। बासिल नाराज हो रहा है, कह रहा है कि जरीर से कहो कि मुस्कुराना बंद करे, लोग इशू बनाएंगे कि तुम पर कत्ल का इल्ज़ाम है और तुम कोर्ट के बाहर खड़े कैसे मुस्कुरा रहे हो। अच्छा, तो मैं रोते हुए कॉन्फ्रेंस करूँ और लोगों को यकीन दिलाऊँ कि मैं कातिल नहीं हूँ? मेरी पर्सनैलिटी को ये सूट नहीं करता मैडम जी। के कुछ मसनूई तलफ़्फ़ुज़ से कहने पर मनन बेइख्तियार ही हंस पड़ी थी। बासिल गहरी लेकिन कुन आँखों से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सियाह आंखें जगमगा रही थी, लेकिन उसमें वो चमक नहीं थी जो ज़ांगवान को देखते हुए उसकी आंखों में आया करती थी। वो उसमें काफ़ी दिलचस्पी लेने लगी थी, उसे पसंद करती थी या शायद मोहब्बत करने लगी थी, और बासिल के लिए ये बात उसके तन बदन में बेचैनी और अस्तराब बढ़ाने की वजह बन रही थी। ड्रैगन फोर्स की तंजीम ने उसे मनल का ख्याल रखने भेजा था। वो नहीं जानता था कि मनल से उनका क्या लिंक था और वो लोग उसे कैसे जानते थे और क्यों उसकी हिफाजत कर रहे थे। उसने जानने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो कुछ पता नहीं चला सका। सिर्फ इतना पता करने में कामयाब हुआ था कि मनल के पास उसे सालिस के हुक्म पर भेजा गया है। उसने कभी सालिस को नहीं देखा था, न ही तंजीम के किसी और शख्स ने उसका चेहरा देखा था। जिन लोगों ने देख रखा था, बासिल ने उनकी ज़बानी उसके बारे में सुना था। वो कहते थे डॉक्टर सालिस रहमदिल हैं, लेकिन सिर्फ टूटे हुए दिल वालों के लिए, और जो दिल तोड़ा करते थे उनके लिए वो मौत का फरिश्ता था। बासिल को वो सहर अंगेज़ और दिलचस्प शख्सियत लगता था। कई लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात थे उसके बारे में। कोई कहता था उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें उसकी मुस्कुराहट देखना नसीब होती है। कोई कहता कि उसकी नीली आंखों के सामने दरियाए नील का रंग भी मान पड़ जाता है। किसी के दिल में उसके लिए सिर्फ नाराज़गी होती है कि वो किसी पर भी गोली चलाने से पहले सोचता भी नहीं है। किसी को उसकी गहरी बातों में दिलचस्पी थी तो कोई उसके पुरइसरार सी शख्सियत का दीवाना था। बासिल ने ज़ांग सीन को देखा था। उसे लगता था ज़ांग सीन का बेटा भी उसी के खदोखाल जैसा होगा, यानी ताइवानी नकुश वाला। लेकिन सालिस कादिर उसकी सोच से बहुत मुख्तलिफ निकला था। उसे हैरानी हुई थी, वो अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था कि सालिस ज़ांग सीन का बेटा कैसे हो सकता है। आखिर वो तो महज मामूली शक्ल व सूरत के आम से नकुश वाले आदमी थे, और सालिस उनके बिल्कुल उलट था। कहाँ खो गए हो? जरीर से बात करने के बाद फ़ोन बंद करके उसने बासिल को किसी गहरी सोच में डूबे देखा तो उसके सामने हाथ हिलाकर अपनी जानिब मुतवज्जा किया। बासिल ने चौंक कर हाल में आते हुए उसे देखा था। सालिस के शहर का बुलबुला हवा में तहलील हो गया था। अब मैं भी कैफे जा रही हूँ। निया, मिसिस सुमा की बेटी की शादी की तैयारियों की वजह से मिसिस सुमा ने भी छुट्टियाँ ले रखी हैं। डेट फाइनल हो गई निया की शादी की? बासिल ने फ़ौरन पूछा। 2 हफ्ते बाद की हुई है, तुम्हें बताया तो था, मेरे जहन से निकल गया शायद। तब तक तुम ठीक हो जाओगे बासिल। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ निया की शादी के लिए। मिसेस सुमा बता रही थी कि निया की ख्वाहिश पर उसकी शादी की तकरीब जोफन में करने का इरादा है। इतने कदीम पहाड़ी और झील वाले इलाके में शादी होगी, कितना मज़ा आएगा। उसकी पुरजोशी उसके चेहरे से बखूबी झलक रही थी। मैं शायद ही जा पाऊँगा।
اس نے रिमोट से टीवी बंद करके अपना फ़ोन उठाते हुए सपाट से अंदाज में उसे आगाह किया था। सालिस का कुछ पता नहीं था, उसके इरादों के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। उसकी बेहिसी के जितने किस्से उसने सुन रखे थे उससे कोई बैद नहीं था कि वो कब ज़रीर के साथ क्या कर गुजरे। बासिल वहीं रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सालिस उसे कोई नुकसान पहुंचाए। जब तक सारी हकीकत ना जान लेता वो उसे बचाने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था। मनल की तरह उसे भी पूरा यकीन था कि ज़रीर जैसा इंसान सिर्फ ज़बान का तेज़ है, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर सालिस क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ था? ड्रैगन फोर्स में टारगेट किलिंग की सर्विस भी दी जाती थी, तो क्या किसी ने ज़रीर को मारने के लिए पैसे दिए थे? लेकिन ज़रीर में ऐसी क्या खास बात थी कि उसे मारने सालिस खुद मंजर आम पर आया था? वो जितना सोच रहा था इतना ही उलझता जा रहा था। तुम क्यों नहीं जाओगे? उसने हैरानगी से पूछा। तुम नहीं जाओगे तो ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा। साथ ही दिल महसूस कर अफसरदगी से कहा, मैं देखूंगा, अगर मुझे ऑफिस से लीव मिल गई तो ज़रूर चलूँगा। निया की शादी मिस करूँगा तो सारी ज़िंदगी ही उसका अफसोस रहेगा कि इतनी अच्छी एंजॉयमेंट मेरे नसीब में नहीं थी। उसने लहजे को हशराज बसाज बनाते हुए उस अंदाज में कहा जिसमें वो बात क्या करता था, जिस अंदाज में किसी सालिस के खौफ के परछाई नहीं होती थी। अच्छा हाँ, वो अपनी जगह से उठते हुए कुछ याद आने पर फिर से बैठकर और बासिल को देखने लगी थी। जब मैं आई थी तुमने मुझसे पूछा था कि साजन कौन है, और तुमने कहा था कि तुम नहीं जानती। बासिल ने भी उसका जवाब उसे याद दिलाया था। हाँ, लेकिन अब मुझे याद आ गया है, साजन ज़करान का मैनेजर था, उसका राइट हैंड। एविल फ्लोर का किरदार। ज़करान उससे बहुत मोहब्बत करता था, उसे अपने छोटे भाई की तरह समझता था, लेकिन उसने ज़करान को धोखा दिया था। इसी धोखे की वजह से ज़करान ने उसकी जान ली थी। बासिल की आंखों की पुतलियाँ साकित हो गई थी। वो जैसे किसी ट्रांस की कैफियत में मनल का चेहरा देख रहा था। साजन मर गया था? बासिल को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने बेसाख्ता ही थूक निकला था। पेट के जख्म में अचानक ही एक तेज तकलीफ की लहर दौड़ी थी। तुम भूल कैसे गए वो नोवेल? जब राइटर ने साजन को मार दिया था सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें ही हुई थी कि ऐसे धोखेबाज इंसान को जिंदा रहने का हक ही नहीं था, और तुम ज़करान के जिंदा रहने पर भी कितने खिलाफ थे। कितनी मुश्किल से उस नोवेल की हैप्पी एंडिंग हुई थी। राइटर ने खुद अपने अकाउंट पर एक तवील पोस्ट करके कहा था कि पहले उनका इरादा ज़करान को मार देने का था, लेकिन तुम्हें तो पता है हम राइटर्स का किरदार को लिखते लिखते उनके साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि वो सिर्फ फिक्शनल है। मर भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पढ़ने लग जाता है। हम उन्हें मार नहीं पाते, और अगर मार दें तो उनकी मौत पर ऐसे रोते हैं जैसे कोई अपना प्यारा बिछड़ गया हो। उसी वजह से राइटर को भी ज़करान से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए उन्होंने ज़करान की हैप्पी एंडिंग का फैसला किया। और फिर उन्होंने तुम्हारा जिक्र किया था कि चीफ एडिटर इस एंडिंग के सख्त खिलाफ थे। वो कहता है उसूली तौर पर ज़करान को मार देना चाहिए। वो बोलती जा रही थी, बिना रुके, बिना सांस लिए, अपने मतलब की और पसंदीदा बातों पर वो नॉन स्टॉप बोला करती थी। मैं आज भी उसी फैसले पर कायम हूँ, और मुझे आज भी अफसोस है कि राइटर को साफ मना किया था मैंने एंडिंग बदलने से, लेकिन तुम्हारे रोने की वजह से मुझे ज़करान को जिंदा रखने की हामी भरनी पड़ी। बासिल का लहजा अचानक ही तनफ्फुर से भर गया था। लेकिन तुम्हें अफसोस क्यों हो रहा है? अफसोस? बासिल ने आबरू उठाकर उसे देखा। मुझे दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ हो रहा है, क्योंकि फिक्शनल दुनिया की कहानी अगर हकीकत का रूप धार ले तो उसे हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। अफसानवी किरदार जब हकीकत बन जाते हैं तो वो लिखारी के हाथ से आज़ाद हो जाते हैं। वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारते हैं, लिखारी के कंट्रोल में नहीं रहते, और फिर वो बस तबाहियाँ मचाते हैं। मुझे इसी तबाही से होने वाले नुकसान की फ़िक्र है। मनल ने खामोशी से उसके पूरी बात सुनी थी, फिर लहजे में हैरानगी भरकर उससे दरियाफ्त किया, बासिल, क्या इस हमलावर ने तुम्हारे सर पर कुछ मारा था? नहीं तो, उसने फौरन इनकार किया। तो फिर ये फजूल बातें क्यों आ रही है तुम्हारे दिमाग में? क्या अजीब व गरीब बातें कर रहे हो? फिक्शनल दुनिया अलग है, हकीकत दुनिया अलग, इन दोनों में मुमासलत कैसे हो सकती है? उसने घूर कर कहा था। कुछ कहानियाँ हकीकत भी बन जाती हैं और हकीकत बनकर ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। जमिया से कहती हूँ, मैं इस हॉस्पिटल पर केस करने लगी हूँ। मरीज को ठीक करने के बजाय जहनी बीमार बना रहे हैं। उसकी फिर वही बात सुनकर उसने नाखुशी से कहा था, अपना ख्याल रखना मनल, तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो जो किसी सहारे के बिना इस दुनिया में तन्हा रह सकती हो। मैं चाहता हूँ तुम स्ट्रॉन्ग ही रहना। जब तुम्हारे पास कोई भी सहारा ना हो, कोई भी दोस्त ना हो, कोई ऐसा शख्स ना हो जिस पर तुम भरोसा कर सको, उस वक्त अपने आप को पहचानना
کہ تم کتنی مضبوط ہو اور اکیلے رہ کر بھی اپنے ہر مسئلے کو سنبھال سکتی ہو۔ میرے پاس تم ہو، زمیاں ہے، زریر ہے، زانگوان ہے، اور بھی اتنے سارے لوگ ہیں جو میرے فکر کرتے ہیں، پھر میں کیوں اتنی ٹینشن لوں؟ اس کے بلا وجہ کی اتنی فکر مندی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، خون کے رشتے بھی موقع ملنے پر اپنی اوقات دکھا جاتے ہیں، اور تم ان لوگوں پر اندھا اعتماد کرنے کی بات کر رہی ہو جنہیں تم ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہو۔ اس کا انداز نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا تھا۔ دوست کا مطلب پتہ ہے تمہیں باسل؟ منل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ دوستی کا رشتہ کسی بھی خون کے رشتے سے زیادہ خالص ہوتا ہے۔ میں بس یہ دعا کرتی ہوں جو میرے دوست ہیں وہ ہمیشہ دوست ہی رہیں۔ اگر خون کے رشتے دگا کریں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ایک بہترین دوست کو ایک انجان شخص بنتے ہوئے دیکھنے پر ہوتی ہے۔ میرے لیے وہ لمحہ قیامت کی طرح ہوگا جب مجھے پتہ چلے گا جسے میں اپنا مخلص دوست سمجھتی رہی، مجھے سب سے بڑا دھوکہ اسی نے دیا تھا۔ انسان اپنے وجود پر خنجر کے کئی وار برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک دوست کے دھوکے کا جو وار اس کے دل پر لگتا ہے نا، وہ اسے جیتے جی زمین میں دفنا دیتا ہے۔ وہ سانس روکے اسے سن رہا تھا۔ اس نے بھی تو منل کو دھوکہ ہی دیا تھا، اپنی شناخت اس نے چھپائی تھی، کیا وہ اسے کبھی معاف کرے گی؟ جی تو یہاں کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کا اینڈ، اور میں ابھی کہوں گی سچی میں سالس کو اپنے علاج کی ضرورت ہے۔ مطلب سائیکیٹرسٹ ہو کر بھی وہ اپنا دماغ بالکل استعمال نہیں کرا، جو ڈیڈ نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، جبکہ خود وہاں موجود تھا، ایکسیڈنٹ کس طریقے سے ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی ساری غلطی زریر کی، اور خود جو اتنے لوگوں کو مار رہا ہے، منل کے ڈیڈ کو بھی مرڈر کر دیا تھا، تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اپنی۔ بس اگر مان بھی لو کہ اس کے حساب سے زریر نے کیا ہے تو اتنا پیچھے پڑ گیا، جبکہ اس نے ایکسیڈنٹ خود ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور اب زکران جو کریکٹر تھا ایک ناول کا، اس کا رائٹ ہینڈ ساجن تھا جو مر گیا ہے، تو جو ڈر باسل کو ہے اب وہ مجھے بھی ہے کہ کہیں زیم نہیں مر جائے، کیونکہ اب تک بھی مجھے زیم ہی پسند آیا ہے اس پورے ناول میں، اور اب میں نہیں چاہتی کہ اس کی ڈیتھ ہو۔ تو دیکھتے ہیں اب کس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور زیم کی ہوگی یا نہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملیں گے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا۔